थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे क्या कहते हैं, कल। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चिल नजर डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। फर्स्ट, आज 28 जनवरी 2021 हो गया है। ठीक है, 2-3 दिन बाद ये मंथ खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखिए। कर्नल बिकुमला संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पदक दिया गया है? तो जो संतोष बाबू हैं इनको कौन सा वीर पुरस्कार दिया गया है? तो महावीर चक्र दिया गया है इन्हें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और पॉइंट देखें। जैसे कि जब अवार्ड दिया जाता है ना, तो 2 अवार्ड दिया जाता है। एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एक होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? जब कोई वॉर होती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुई थी, उसके बाद जब शांति का समय हो गया था, तो जब वॉर नहीं हो रही थी, तो उसके बाद जब डिसाइड देखा गया कौन कौन से व्यक्ति इसके ऊपर काम किए, तो उन्हें दिया जाता है। और वॉर टाइम में क्या होता है, जब वॉर चल रही हो और उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस ड्यूरेशन में, उस समय में अगर कोई मर जाता है, कोई शहीद हो जाता है अपने देश के लिए, तो उसे वॉर टाइम अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 आती हैं। देख, जैसे जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, उसके अंतर्गत हम अशोक चक्र देते हैं। ठीक है, ये पीस टाइम के लिए है। अशोक चक्र देते हैं, कीर्ति चक्र देते हैं और शौर्य चक्र देते हैं। अगर वॉर टाइम गैलेंट्री की बात की जाए तो आपका परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है और वीर चक्र दिया जाता है। अभी जो संतोष बाबू हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला है? उन्हें वॉर टाइम गैलेंटियर अवार्ड के अंतर्गत जो महावीर चक्र है उसके अंदर होता है। आप कहेंगे कि उस समय वॉर तो हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। और ये कब हुआ था? तो जो गलवान वैली है, चाइना के और इंडिया के बीच में जब झड़प हुई थी गलवान वैली में, और गलवान वैली है कहाँ? ये लद्दाख के ईस्टर्न पॉइंट में है। इसलिए लद्दाख का अगर बोला जाए ईस्टर्न लद्दाख कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा आपका गलवान वैली। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है, गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन है जब हम भारत का संविधान कब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सब जानते हैं कि इस दिन ये हुआ। अब भारत के संविधान ने इस अधिनियम की जगह ली, मतलब ये अधिनियम जब लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, तो कौन सा ऐसा एक्ट था या कौन सा ऐसा अधिनियम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रूल करते थे इंडिया पे, उसको हटाकर ये लाया गया। आपको पता होना चाहिए, ये हटाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट। जब 1935 का एक्ट के थ्रू ही जो ब्रिटिश सरकार थे, हमारे भारत पर जो भी रूल्स रेगुलेशन काम कर रहे थे, जो कंट्रोल करना होता था, वो करते थे। लेकिन इसको हटाकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया। कई बार आप जब प्रियम्बल पढ़ते होगे तो आपको 2 टर्म मिलते होंगे। एक मिलता होगा एडॉप्टेशन, यानी एडॉप्ट करना, अंगीकृत करना, और एक मिलता होगा इफेक्ट, यानी लागू करना। दोनों अलग अलग वर्ड हैं और दोनों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में एडॉप्ट वर्ड मिल गया तो आपका उत्तर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 इसका आपका आंसर होगा। अगर आपसे इफेक्ट पूछा गया तो 26 जनवरी 1950 आपका इसका उत्तर होगा। इसीलिए आप जानते हो कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और ये हम कब से मनाते आ रहे हैं, मतलब कब से हमने डिसाइड किया? तो 2015 से हमने डिसाइड किया है कि हम हर साल 26 नवंबर को क्या मनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? भारतीय भूविज्ञान सर्वे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह की जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनका हेड पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये। तो नेशनल ये जो भारतीय हमारा मतलब इंडियन जियो साइंस जो सर्वे है, उसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है,
और ये क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का सर्वे करा रहा है कि हमारी जो भू वैज्ञानिक हमारे जो भू स्थल है उसमें कैसा परिवर्तन आ रहा है, या फिर क्या क्या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। और इनका टारगेट का भी, ये सर्वे को पूरी तरीके से कंप्लीट करना, ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। ये है हमारा 2024, ठीक है, 2024 का उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए इसका टारगेट, क्योंकि टारगेट कई बार पूछता है। जैसे आपसे 2022 वाला पूछ ले, 2022 में तो कई टारगेट से इंडिया को पूरा करना है, ठीक है। जैसे जैसे हमें पहला तो याद रखना है हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो स्कीम है इसकी भी टारगेट 2022 ही है। साथ ही साथ आपका जो विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, और विस्टा प्रोजेक्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो बहुत गलत बात है। अगर आप कल की रैली देख रहे होगे तो आपको एक झांकी भी मिली थी जो कि विस्टा प्रोजेक्ट को दिखा रही थी। और विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? ये है जो दिल्ली में जो भवनें हैं, चाहे वो आपका पार्लियामेंट हो यानी संसद हो, चाहे आपका राष्ट्रपति भवन हो, इन सब को वापस से मॉडिफाई करना है। तो ये इसी का टारगेट है, किसका? विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसकी भी टारगेट कितनी है? 22 ही इसकी टारगेट रखी गई है, ठीक है। इस तरीके से टारगेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रति वर्ष जनवरी के किस महीने में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इंटरनेशनल जो सीमा शुल्क होता है वो कब मनाया जाता है? तो जब हमारा देश आज़ाद, मतलब जब हम रिपब्लिक डे मना रहे थे अपना 26 जनवरी को, तभी हम इसको भी मनाते हैं। दोनों याद रखिएगा, 26 जनवरी दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। रिपब्लिक डे भारत की तरफ से, मतलब हमारे राष्ट्र की तरफ से, और इंटरनेशनली पूछा जाएगा तो सीमा शुल्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 संकट के कारण किस यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? बहुत बड़ी बात है कि यूरोपीय जो देश था वो कोविड-19 के संकट के कारण इन्हें इस्तीफा दे दिया। तो किसने दिया है? इटली ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इटली आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ का पार्ट है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट आता है, ठीक है। और यहाँ के एक पीएम थे, क्या नाम है इनका? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे भी पीएम और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पीएम का। इनका नाम याद रखिएगा, गॉस्पेल कॉन्टे। क्या नाम है? गॉस्पेल कॉन्टे इनका नाम है। ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इटली की आपको कैपिटल बोले जाए, क्या है? रोम। आपको पता होगा इटली में दो देश भी बसते हैं, मतलब इटली के अंदर दो देश हैं। मान के चलिए, अगर आपका ऐसे इटली का रफ मैप में बना रही हूँ, तो एक यहाँ पे छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? वेंटिक सिटी या वेंटिकन सिटी शायद है, जो सबसे छोटे देश के रूप में माना जाता है। मात्र 36 या 32 किलोमीटर ही है वो। और एक और है, उसका नाम कुछ एस से है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि रोम में इसका, इटली का क्या है? रोम कैपिटल है। तो रोम में 2 हेडक्वार्टर है इंटरनेशनली। एक जो अभी पीस प्राइज जिसको मिला उसी का हेडक्वार्टर है, क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसी की मतलब कंपनी है, पेरेंट कंपनी कह लीजिए, वो क्या है? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके भी जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? रोम में है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? संयुक्त उभयचर अभ्यास। याद रखिएगा, कैसा अभ्यास है? उभयचर अभ्यास है, संयुक्त रूप से। इसका नाम क्या है? एमफेक्स। क्या नाम है? एमफेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एमफेक्स का आयोजन किया रहा है अंडमान निकोबार में, ठीक है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। चलिए देखते हैं अंडमान निकोबार को एक बार हम लोग कवर कर लें। चलिए आज फ्रेंड हम अंडमान निकोबार को एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये है इसका अंडमान निकोबार का मैप, जिसमें कि हम देख रहे हैं अंडमान निकोबार जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका अंडमान आइलैंड कहलाता है, एक आपका नीचे वाला जो है नॉर्थ जो साउथ में है वो कहलाता है आपका निकोबार आइलैंड। अगर अंडमान आइलैंड को देखोगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट हैं इसके? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और
लास्ट का जो है वो क्या है, लिटिल अंडमान। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सैंडल पीक जो यहाँ का माउंटेन है, या फिर कि जो समुद्र तल से जो सबसे ऊंचा पीक है अंडमान निकोबार का, उसका नाम क्या है, तो पता होना चाहिए सैंडल पीक। कहाँ लोकेटेड है, तो ये भी पता होना चाहिए, ये नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान में ये लोकेटेड है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछता है कभी कभी कि लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सी लाइन गुजरती है, तो ये 11 डिग्री जो है चैनल है नॉर्थ की, वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार में कौन सी लाइन गुजरती है, तो इन दोनों के जो बीच में लाइन गुजर रही है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखिएगा। और निकोबार को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है कार निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार को ये सबका इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कहलाता है। इसी को हम दूसरे नाम से क्या जाते हैं, पिग्मेनियन के नाम से, पिग्मेनियन पॉइंट के नाम से इसको हम जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपका इसको लिटिल अंडमान निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। एक बार आप यहाँ पे जो कई ट्राइब्स हैं वो भी कई बार न्यूज़ में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये आ जाता है। और यहाँ का अगर कैपिटल पूछा जाए तो क्या है, यहाँ का पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी यहाँ पे एक हमने क्या बोलते हैं अभ्यास भी किया, एक्सरसाइज, क्या नाम था, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि 2 भाग में किया गया, एक तो आपका बे ऑफ बंगाल में किया गया था और एक आपका अरब खाड़ी में भी किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो लेबर्स होते हैं उनके, तो उनको टीकाकरण कर दिया। तो ऐसा करने वाला कौन है, कर्नाटक है। कर्नाटक से जो आपको एक जिला याद रखना है, यहाँ का हुबली एक जिला है। क्यों इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ का अपने भारत का सबसे बड़ा जो लंबा प्लेटफॉर्म है ना, गोरखपुर में है, लेकिन अब उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा कर्नाटक का कौन सा प्लेटफॉर्म, तो हुबली प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा ये पॉइंट, अब हुबली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है। इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल जो होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे मूल्यवान वैल्यूबल जो कंपनी उभर के आई वो कौन है, टीएससी। और नेक्स्ट पोजीशन पे कौन आ गई है, रिलायंस। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के बिजनेस जो न्यूज़ होते हैं, स्पेशली ये बैंकों के लिए पूछे जाते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम। क्या नाम है, 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये किया जा रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग मिला, ये पता ही होगा आपको। अभी यहाँ पे एक जगह पे है गुलमर्ग। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहीं पे आपको जो अभी स्काई हॉकी चैंपियनशिप हुई थी वो यहीं आयोजित की गई। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। ठीक है, एक क्या है कश्मीर और एक क्या है श्रीनगर। जो श्रीनगर है वो क्या है, वो आपकी समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है। और जो श्रीनगर है जो श्रीनगर है वो तो आपका समर कैपिटल है, और कश्मीर जो है वो क्या है, आपकी विंटर कैपिटल है। ठीक, चलिए अभी हाँ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अभी कश्मीर में ही एक मशरूम है जो कि सबसे महंगा है। वो कहाँ पाया गया, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, वो कश्मीर में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, ये है राष्ट्रीय सर्वेक्षण चुनावी आचार्य पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। तो ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। ये किसे दिया गया, किस राज्य को, तो ये दिया गया मेघालय को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ये क्या है, ये है पुर्तगाल के पुनः चुने गए राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो मतलब पहले पुर्तगाल में यही राष्ट्रपति थे, वापस से इन्हें रीइलेक्ट कर लिया गया है। तो इनका नाम देखिए बड़ा बहुत लंबा सा है, क्या है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा।
तो इतना याद तो नहीं रहेगा, हाँ सॉस जरूर याद रहेगा, तो सॉस से सोसा याद रखिएगा। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, ठीक है, पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की कैपिटल क्या कहेंगे? तो लिस्बन यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। और पुर्तगाल एक ऐसा देश है जो कि एक तरफ से तो बाउंड्री शेयर करता है वाटर बॉडी से, और तीनों तरफ, जैसे हमारा मेघालय है ना, इंडिया का मेघालय, सेम वही कंडीशन है पुर्तगाल की। पुर्तगाल भी तीन तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? तो स्पेन से घिरा हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये तीनों तरीके से का बाउंड्रीज की मैप को देखोगे आप, तो तीनों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? स्पेन से घिरा हुआ है। और एक तरफ से ये बाउंड्री शेयर करता है किससे? आपका वाटर बॉडी से शेयर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखें, क्या है ये। अभी आप ग्रीन टैक्स सुन रहे होगे न्यूज़ में, और न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो आपने ग्रीन टैक्स बहुत सुना। तो ग्रीन टैक्स जो है वो कौन से मंत्रालय द्वारा लगाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, ये जो है सड़क परिवहन और राज मंत्रालय द्वारा लगाया जा रहा है। अगर आपसे पूछ ले, यही पूछ ले कि सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य मंत्रालय किसके पास है, तो आपका उत्तर होगा का हर्षवर्धन जी के पास है, ठीक है। अभी इनके पास 3 मंत्रालय है। एक आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है इन्हीं के पास, हर्षवर्धन जी के पास। एक आपका एमएसएमई मंत्रालय इन्हीं के पास में है, ठीक है। और आपका सड़क जो परिवहन मंत्रालय है वो भी किन के पास है? इन्हीं के पास में है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो 8 साल पुराने जो वाहन होंगे ना, उसको बैन कर दिया जा रहा है, लेकिन छूट दी गई है किसे? जो कृषि वाहन है उनको छूट मिली है, जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं और भी जो कृषि में यूज होते हैं जितने भी व्हीकल्स, उन्हें छूट दी गई। लेकिन बाकी जितनी भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, अगर वो आपके 8 साल पुराने हैं तो आप उसको रोड पर तो नहीं चला सकते हैं। अगर चलाएंगे तो आपको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप जब न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो एक और टर्म से आप रूबरू हुए होंगे। वो टर्म क्या है? कार्बन टैक्स। तो कार्बन टैक्स क्या होता है? कार्बन टैक्स भी कुछ हद तक कह लीजिए ग्रीन टैक्स जैसा ही है, ठीक है। कार्बन टैक्स में स्पेशली क्या किया जा रहा है कि इसमें जितने भी कार्बन गैसेस होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उसको कम करने की बात की गई है और उसके लिए टैक्स लगाया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कार्बन टैक्स को लगाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा वो कौन है? न्यूजीलैंड। अगर पूछ ले आपसे कि न्यूजीलैंड की लोकेशन कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? साउथ पैसिफिक ओशन में है। अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या यहाँ से इसके पूर्व में कौन सा देश है, अगर न्यूजीलैंड को मैप को देखिएगा, खोलिए उसको, देखिए और मुझे बताइए कि उसकी न्यूजीलैंड की पश्चिम साइड में या फिर कि वेस्टर्न साइड में कौन सा देश आता है? कोई देश आता है कि बस वाटर बॉडी है चारों तरफ इसके? ये तो चारों तरफ वाटर बॉडी है, लेकिन एक अब किसी देश से सीमा तो साझा करता है नहीं ये, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, और यहाँ से जो एक बीच से इसको लाइन जाती है ना, उसे कुक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? कुक स्ट्रेट, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको देखिए। इस्टोनिया की पहली फीमेल प्रधानमंत्री बनी है, तो उनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इस तरीके से फर्स्ट पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट आपके रेफरी हो, ठीक है, फर्स्ट पायलट हो, तो जो भी फर्स्ट बनता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस्टोनिया में अभी तक कोई फीमेल नहीं बनी थी, तो अभी जो फीमेल बनी है उनका नाम क्या है? काजा कलास। बहुत प्यारा नाम है, काजल से याद रखिएगा, काजा कलास, ठीक है। इस्टोनिया है कहाँ? तो ये यूरोप का पार्ट है। अगर आप बाल्टिक सी देख रहे होगे ना, बाल्टिक सी आपको नॉर्वे, स्वीडन जब देखोगे, ठीक है, उसके बगल में ही वहाँ पे वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं बाल्टिक सी से। तो बाल्टिक सी के पास से ही ये भी इस्टोनिया, लाटविया कंट्रीज जो हैं, इसको हम शायद लग्जमबर्ग के नाम से भी जानते हैं, मतलब इन कंट्रियों का ग्रुप है, उस नाम से कहा जाता है इन्हें। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि इस्टोनिया की एक नई फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो क्या है? काजा क्लास। इसकी कैपिटल अगर पूछी जाए तो क्या है? तलांग इसकी कैपिटल है। क्या नाम है? तलांग। और ये बाल्टिक सी से अपनी सीमा जो है या बाउंड्री शेयर करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, वो क्या है? ये है आपका आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने किस देश के साथ
कौन से नंबर का, चौथे 14th नंबर का बैठक किया है। तो किसके साथ किया 14 नंबर का बैठक, तो 14 नंबर का जो बैठक किया है वो किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अभी आपको पता ही होगा कि जब हम रिपब्लिक डे बनाने वाले थे, अब तो बना चुके, तो हमने सबसे पहले किसे इनवाइट किया था, तो ब्रिटेन के यानी यूके के ही हमने जो वहाँ के पीएम हैं उन्हें हमने इनवाइट किया था। वो कौन थे, बोरिस जॉनसन, याद रहेगा। अगर आपसे पूछ ले कि यूनाइटेड किंगडम में कुल कितने देश आते हैं, ये देशों का समूह है, तो इसमें 4 आते हैं। अगर यूनाइटेड कहे तो यानी 4 देश आ रहे हैं। कौन कौन, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, और उसका स्कॉटलैंड और वेल्स। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, वेल्स सबसे छोटा है। और सबसे अगर बड़ा पूछा जाए कौन सा है, तो इंग्लैंड। इसी तरीके से आप ग्रेट ब्रिटेन भी सुनते होंगे कई बार। तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो इसमें 3 ही आती है। नॉर्थ जो आयरलैंड है उसको छोड़ दिया जाता है, तो कौन कौन बच गई, आपके इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि FATF जानते होगे, FATF यानी फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस। और पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। इसी अगर ये तो हो गया इसके बारे में। अगर आपसे पूछे लंदन, कि लंदन किसकी कैपिटल है आपकी, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में यानी लंदन में कौन से हेडक्वार्टर्स हैं, तो 2 हेडक्वार्टर्स हैं, याद रखिएगा। एक है आपकी एमनेस्टी, यहाँ पे TOY होगा, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि कहाँ पर है, ये भी आपका लंदन में है। और एक है IMO यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी टाइम मैरियन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है, किस देश ने जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कर रहा है, इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने कि क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021 को होस्ट किया है, ऐसा कौन कर रहा है, तो नीदरलैंड कर रहा है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टरडैम, इम्पोर्टेंट है। एम्स्टरडैम किसकी कैपिटल है, नीदरलैंड की। और यहाँ का एक कह लीजिए राज्य है, कह लीजिए प्रोविंस है यहाँ का, क्या नाम है, द हेग। द हेग में 2 कैपिटल है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की 2 हेडक्वार्टर्स, एक है IJC और एक है ICC। तो ये ICC क्रिकेट वाला ICC ना समझ लीजिएगा, ये ICC है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ICG का क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड के हेग में है। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो वो भी कहाँ है, नीदरलैंड के हेग में है। अब ये कौन सी समिट को होस्ट कर रहा है, तो क्लाइमेटिक एडॉप्टेशन समिट को होस्ट कर रहा है। और यहीं पे आप और ये इसको हम एक जो हमको COP26 होगा ना, COP26, उसका हम वॉर अप समिट कह सकते हैं इसे। जैसे कि आप जब रेस करते हो, दौड़ते हो, तो क्या करते हो, अपनी बॉडी को वार्म अप करते हो, अपने बॉडी को तैयार करते हो। तो ये समिट जो है ना, क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट, ये भी कुछ उसी तरीके से है, कहीं इसका सब है। लेकिन जो मेन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपके स्कॉटलैंड में। कब, 2021 में करना है। अब देखिए होता है कि नहीं होता है, बात अलग है, बट हाँ स्कॉटलैंड में तो ये कंफर्म है, होना है। कौन से नंबर का है, तो 26 नंबर का है, COP26, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, ये लास्ट पॉइंट होगा। ये है हमारे लिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि कोरोना मुक्त हो गया। बहुत बड़ी बात है, अगर यूपी ने ऐसी अचीवमेंट हासिल की है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो समझिएगा, ना ही आपका बहुत मेन सिटीज़ जो हैं आपके, ना लखनऊ है इसके अंदर शामिल, ना ही आपका वाराणसी है, ना ही प्रयागराज है। तो कौन शामिल है इसमें, कौशाम्बी शामिल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी नाम आ गया तो इसे याद रखिएगा। अब ये मतलब इन्होंने कहा है कि क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पे जो आयुष कवच था, आयुष कवच यूपी का ही है, जो कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। तो उसके लिए फिर इन्होंने प्रवासी मित्र ऐप भी लॉन्च किया था। जब
माइग्रेट हो रहे थे लोग यहाँ से वहाँ, तो किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना है, कैसे उनकी चेकिंग करनी है, ये सारे कर रहे थे इस समय। ठीक है, तो ये सब बोला गया है कि इन सब की वजह से जो कौशाम्बी जिला है वो अब कोविड मुक्त हो गया है, मतलब फ्री हो गया है। यहाँ पे एक भी कोविड केसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब नो पेशेंट आर देयर इन द कोविड। अगर आपसे पूछिए, अभी कल के ही न्यूज़ में मैं जब आपको पढ़ा रही थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने 2-3 को देखा न्यूज़ में, क्योंकि अभी हमने 24 को क्या मनाया है, यूपी का स्टेटहुड डे मनाया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए। एक तो आपका उद्यम सारथी यूज़ किया, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है 24 जनवरी को ही। उसी तरीके से एक नायिका नाम का किया गया है पोर्टल। नायिका क्या है, लड़कियों के लिए है, मेधावी छात्रों के लिए, जिनको कि हर जिले जितने जिले हैं हमारे, उसमें क्या किया जाएगा, इनको एक दिन के लिए वहाँ के प्रमुख के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से हमने एक और योजना देखी, ये क्या था, अभियोदय योजना। तो अभियोदय योजना कहाँ की है, वो भी आपकी यूपी की ही है। अगर आपसे पूछे कि अभी हमने हुनर हाट मनाया 24 नंबर का, ये अभी के न्यूज़ है, मतलब कल ही जनवरी के न्यूज़ है ये। हुनर हाट मनाया कौन से नंबर का, 24 नंबर का। तो कहाँ पे मनाया है, लखनऊ में मनाया है। लखनऊ में एक और चीज़ है, लेदर पार्क भी लगाया जा रहा है, याद है ना कि भूल गए, याद रखिएगा। पॉइंट अगर छूट गए तो फिर मतलब सक्सेस भी छूट जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे मतलब अगर पूछा जाए कि अभी हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया, तो अचीवमेंट होती है ना कुछ कुछ किसी देश राज्यों की, तो यूपी की क्या अचीवमेंट रही, तो यहाँ पे सबसे बड़ा झंडा भाई फहराया गया है। कहाँ पे, गोरखपुर में। ये भी एक अलग ही अचीवमेंट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, थोड़ा छोटा है, जल्दी कवर अप कर लेते हैं इसको। क्या है, किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। अभी आप जान रहे हो 51 नवंबर का हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मना रहे हैं गोवा में, तो इसी के अंदर हम गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। तो किस फिल्म को दिया गया है, वो दिया गया है इनटू द डार्कनेस को। और इनटू द डार्कनेस जो मूवी है वो कहाँ की है, डच की है। इसी तरीके से जो ओपनिंग मूवी थी वो क्या है, अनदर राउंड। जो अनदर राउंड है वो कहाँ की है, डेनमार्क की है। अगर पूछा जाए इसमें फोकस कंट्री कौन है, बांग्लादेश है। इससे पहले कौन थी, रशिया थी। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ दे आपसे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आई पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया, कोई चटर्जी हैं शायद, उन्हें दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्पिरेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आस्पिरेंट।